ठीक है, देखो चैप्टर को नाम है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। देखो ये चैप्टर बना होगा कैसे वो समझाता हूं मैं। मान लिया मेरे पास एक तार है, क्या है, एक तार, इसके पास यहां एक आवेश रखा हुआ है विराम अवस्था में। किसमें है ये? विराम अवस्था में। और ये सारी बातें बताई किसने थी? ऑरस्टेड नाम के एक साइंटिस्ट। मैं अब वो एक्सपेरिमेंट नहीं करवाऊंगा कि ये जोड़ रखा है, नीचे एक दिशा सूचक रखा है। रिवीजन में फास्ट चीजें बताऊंगा। इसमें धारा प्रवाहित हो रही है आई, तो बताओ इस आवेश पे कोई बल लगेगा क्या? क्या इस पे विद्युत बल लगेगा? आपको बताना है कि इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा या फिर मैग्नेटिक फोर्स, कौन सा फोर्स लगेगा? विद्युत बल लगेगा या चुंबकीय बल? एक तार है जिसके पास एक आवेश रखा हुआ है आर दूरी पर, तो बताओ इस तार के कारण इस क्यू आवेश पे विद्युत बल या चुंबकीय बल लगेगा क्या? अंकिता, बोलो। संगीता। और इस चैप्टर को जब मैंने शुरू किया था तब यही बात बताई थी, और जब भी मैं डेमो में जाता हूं यही बात पूछता हूं। बच्चे बोलते हैं कि सर हमें ये पढ़ा दी बातें, हमने विद्युत क्षेत्र वाला चैप्टर पढ़ लिया, चुंबकीय क्षेत्र वाला पार्ट पढ़ लिया। अगर ये चीज आपको नहीं पता है इसका मतलब आपने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक। इस पे ना तो विद्युत बल लगेगा, ना तो विद्युत बल लगेगा, और ना ही इस पे चुंबकीय बल लगेगा। कोई बल नहीं लगेगा इस पे। क्यों नहीं लगेगा? रीजन सुनना। चुंबकीय बल का तो सीधा सा कंसेप्ट है कि Fm बराबर क्या होता है, याद करो, Q V B और साइन थीटा, यही है। अब यहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। अगर रुका हुआ है तो चुंबकीय बल का मान कितना हो जाएगा? 0। ये तो बात समझ में आ गई होगी कि चुंबकीय बल 0 क्यों है, क्योंकि आवेश कैसा है? रुका हुआ है, इसलिए इस पे क्या है? चुंबकीय बल का मान 0 है। अब विद्युत बल की बात सोचो। विद्युत धारा का मतलब क्या है? कि इस चालक के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है, और वो सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो धारा की विपरीत दिशा में चल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उस तार पे आवेश है। धारा का मतलब ये नहीं है कि उस तार पे आवेश है। उस तार में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। चार्ज कब आता है? जब या तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। इसके अंदर क्या है? जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे एक दिशा में चल रहे हैं। इलेक्ट्रॉनों के चलने की विपरीत दिशा में धारा आती है। ये तार अभी भी क्या है? उदासीन है। क्या है? उदासीन है, इसलिए इस पे कोई बल नहीं लगेगा, ना तो विद्युत बल लगेगा और ना ही चुंबकीय बल। क्या ये बात समझ में आ गई? अरे बोलो। सुन लेना, एक तार है जिसमें धारा प्रवाहित होती है। अगर उसके पास आप एक आवेश Q को विराम अवस्था में रखते हो तो उस पे ना तो विद्युत बल लगता है और ना ही चुंबकीय बल लगता है। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसने देखा कि जब इसको आप गतिमान अवस्था में लेके आते हो, इस Q का वेग बढ़ाते हो, तो ये मान लो इधर गया, इस दिशा में। समझ में आ रही बात? अब वो मैं आपको बता दूंगा किधर जाएगा वो। मान लो ये इस दिशा में गया, तब उसके दिमाग में एक बात आई कि ऐसा कोई फील्ड है जो इसके चारों ओर उत्पन्न हो रहा है। भाई इस तार के कारण विद्युत क्षेत्र तो है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास आवेश ही नहीं है। तो कोई और एक अलग क्षेत्र होगा, और उस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? चुंबकीय क्षेत्र। क्या पड़ा? चुंबकीय क्षेत्र। बात समझ में आ गई? दोबारा सुन लेना, जब इस आवेश को आपने विराम में रखा तो इस पे ना तो चुंबकीय बल लगा और ना ही विद्युत बल लगा। लेकिन जब इस जो ऑब्जर्वेशन, जो प्रैक्टिकल कर रहा था, उसने देखा कि जैसे इसका वेग बदलोगे आप, जैसे इसको गतिमान अवस्था में लेके आओगे तो इसकी गति की दिशा बदल जाएगी। और गति की दिशा अगर बदल गई, इसका मतलब इस पे कोई ना कोई और एक बल लग रहा है, और उस बल का नाम क्या दिया गया? फिर चुंबकीय बल। क्या दिया? चुंबकीय बल। एनसीईआरटी के अंदर इस चैप्टर की शुरुआत भी यहीं से है, चुंबकीय बल से। लेकिन मैं इसको किससे शुरू करूंगा? चुंबकीय क्षेत्र से। टॉपिक सारे पढ़ा दूंगा। अब ओरस्टेड ने बोला कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अगर इस तार की वजह, देखो दिशा दशा साथ में बता रहा हूं मैं। अगर आपका ये कौन सा हाथ है? राइट हैंड का अंगूठा अगर धारा की दिशा में है तो जिधर अंगुलियां रोटेट होगी वो किसको बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र को। यहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? तल के लंबवत अंदर की ओर, और घूम के इधर आएगी तो इधर क्या होगा? डॉट। बात समझ में आ रही है? अगर आप इसकी दिशा बदल दोगे, धारा की अगर दिशा बदल दोगे, तो धारा की दिशा बदलते ही देखो
ये अंगूठा धारा की दिशा में इधर क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस, और घूम के इधर से आएगा तो इधर क्या होगा डॉट। क्या मैं बोल दूं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वो धारा की दिशा पर डिपेंड करती है, और अगर आप इसमें ज्यादा धारा प्रवाहित करोगे तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण भी क्या होगा ज्यादा होगा। इस आधार पर ओर्स्टेड ने निष्कर्ष निकाले इस प्रयोग के। मैं पूरा फिर बोल रहा हूं, पूरा एक्सपेरिमेंट नहीं समझा रहा हूं, लॉजिक बता रहा हूं कि ऐसा हुआ होगा कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, और ये चुंबकीय क्षेत्र डिपेंड करता है किस पे, धारा पे। अगर धारा की दिशा बदल दोगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाएगी। परिमाण किस पे डिपेंड करता है, धारा के परिमाण पे। ठीक है, अब यहां से आप चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा दे सकते हो। चुंबकीय क्षेत्र के बहुत सारे नाम है, याद कर लेना। चुंबकीय प्रेरण भी बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र भी बोलते हैं, और एक नाम और है शायद, है चुंबकीय प्रेरण सदिश, है बोल जाओ यार, चुंबकीय प्रेरण सदिश। एक और नाम है क्या, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। ये सारे नाम याद रखने हैं। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय प्रेरण सदिश, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। अब देखो, जब एक आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र में भेजते हैं तो उस पर इतना बल लगता है, चुंबकीय बल लगता है। अब मैंने बोला कि Q का मान कितना कर दो, 1 कूलाम। कितना, आवेश कितना है 1 कूलाम, उसका वेग कर दो कितना 1 मीटर पर सेकंड, कितना 1 मीटर पर सेकंड, और थीटा कर दो 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री। तो यहां से FM बराबर आ जाएगा B के। बोलो, तो चुंबकीय क्षेत्र की अगर परिभाषा पूछे तो क्या लिखोगे कि जब 1 कूलाम आवेश को 1 मीटर पर सेकंड से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रक्षेपित किया जाता है तो उस पर जितना चुंबकीय बल लगता है उसे क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या बोलेंगे, दोबारा सुन लो परिभाषा कि 1 कूलाम आवेश को 1 मीटर पर सेकंड से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रक्षेपित करने पर उस पर जितना चुंबकीय बल लगता है उसे क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसकी सीजीएस मात्रा, सॉरी, इसका ऐसा ही मात्रक क्या है, टकला, याद हो तो क्या है, टेस्ला। अरे बोलो, इसकी सीजीएस यूनिट क्या है, गाउस। क्या है, गाउस। समझ में आ रहा है, ये भी आपको पता होगा, एक टकला बराबर क्या होता है, 10 की घात -4 गाउस। बोलो, यहां से चुंबकीय क्षेत्र या फिर टेस्ला की विमा पूछ सकता है आपसे। किसकी, दोबारा बता देता हूं, परिभाषा समझ में आ गई। पूछ ले कि चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान रखना चुंबकीय क्षेत्र की पूछेगा या चुंबकीय फ्लक्स की पूछेगा, दोनों की अलग होती है। चुंबकीय फ्लक्स की क्या होती है, वेबर। क्या है, वेबर। और सीजीएस मात्रक क्या होता है, मैक्सवेल। क्या है, मैक्सवेल। और ये भी आपको पता है कि 1 वेबर बराबर कितना होता है, 10 टू पावर, ये उल्टा लिख दिया मैंने, ये ऐसे होगा, 1 टेस्ला बराबर क्या होता है, 10 की घात 4 गाउस। और मैक्सवेल में कितना, 8। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो इसकी विमा निकालते। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक क्या है, टेस्ला। सीजीएस मात्रक क्या है, गाउस। 1 टेस्ला बराबर 10 की घात 4 गाउस। बोलो, और अगर पूछे चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है तो वो है वेबर। क्या है, वेबर। और सीजीएस यूनिट क्या है, मैक्सवेल। अब इसकी यूनिट देखते, देखो F बराबर क्या था, Q, V और B, यही है। क्या ये न्यूटन, बल न्यूटन, क्या ये कूलाम, और ये क्या है, वेग, यानी कि मीटर पर सेकंड। कूलाम को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, Q बराबर IT। और बोलो, तो ये हो जाएगा न्यूटन, और नीचे आएगा एम्पियर इंटू सेकेंड, मीटर इंटू मीटर अपॉन सेकंड। क्या सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया। अब बना लो, न्यूटन की विमा क्या होती है, M1, L1 और T-2, और नीचे क्या है, A और L1। सही है। और बोलो, तो विमा क्या बनेगी इसकी, M1, L0, T-2 और A-1। यही है क्या, लिखवाई हुई नहीं होगी, या लिखवाई हुई है, हाँ, M1, L0, T-2, A-1। बोलो, समझ गए क्या, अरे बोलो, समझ गए। कॉपी के अंदर नोट है, ये कॉपी के अंदर नोट ऐसे लिखा हुआ है कि टेस्ला बराबर क्या होता है, न्यूटन एम्पियर इंटू मीटर। बात समझ में आ गई।
अब चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं अपन। देखो एनसीईआरटी ने इस चैप्टर को शुरू किया है किससे? चुंबकीय बल से, जबकि मैं इसको शुरू कर रहा हूं चुंबकीय क्षेत्र से। चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए दो वैज्ञानिक आए, उनका नाम क्या है? बायो-सावर्ट। क्या है? बायो-सावर्ट का नियम। पहला ही क्वेश्चन अपना क्या है? बायो-सावर्ट का नियम लिखिए। तो बायो और सावर्ट ने, जैसे मान लो ये तार है, ये तार है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है आई। इस तार के कारण किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है उसके लिए उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले। किसके आधार पर? प्रयोगों के आधार पर। ये तार है, इसे बोलते हैं धारावाही चालक तार। क्या है ये? धारावाही चालक तार। इस तार के कारण इससे किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है उसके लिए उन्होंने क्या बताया? एक प्रयोगों के आधार पर नियम बताया जिससे बोलते हैं बायो-सावर्ट का नियम। उन्होंने एक अल्पांश चुना। क्या? एक अल्पांश। धारा कितनी है इसमें? आई। उस अल्पांश का नाम क्या है? आइडियल वेक्टर, जिसे बोलते हैं धारा अवयव। क्या है? धारा अवयव, करंट एलिमेंट। क्या बोलेंगे? धारा अवयव, करंट एलिमेंट। ये एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा किधर होती है? धारा की दिशा में। इसके किसी बिंदु से आर स्थिति सदिश है उसका, इस पी का स्थिति सदिश क्या है? आर। करंट एलिमेंट की दिशा ये, आर की दिशा ये, दोनों के बीच का कोण कितना है? थीटा। कितना है? थीटा। बात समझ में आ रही है? अल्पांश लिया आपने छोटा सा, तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या उत्पन्न होगा? छोटा सा। बात समझ में आ रही है? तो इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका परिमाण, मैं स्टेटमेंट पूरा नहीं लिख रहा हूं, वो समानुपाती होता है किसके? I के। दूसरा है वो समानुपाती होता है किसके? DL के। तीसरा है वो समानुपाती होता है किसके? करंट एलिमेंट और आर वेक्टर के बीच बढ़ने वाले कोण की ज्या के, यानी कि समानुपाती होगा किसके? साइन थीटा के। और व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? आर स्क्वायर के। बोलो। चारों समीकरणों को एक साथ जब आप लिखोगे तो ये बनेगा dB समानुपाती आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। समानुपाती का साइन हटेगा तो dB बराबर क्या आ जाएगा? म्यू नॉट 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बोलो। इस म्यू नॉट को क्या बोलते हैं? म्यू नॉट को बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता या फिर मुक्त आकाश की चुंबकशीलता। इसका मान होता है, वो होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। मात्रक क्या बनेगा? टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। देखो ऊपर मीटर है, नीचे मीटर स्क्वायर है, एक मीटर कैंसिल हो गया, ये मीटर इधर आ गया और भाग लग जाएगा किसका? एम्पियर का। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁷। मात्रक यही आएगा सेम। अरे बोलो, समझ। इसकी विमा पूछ सकता आपसे कि निर्वात की चुंबकशीलता की विमा क्या हो रही है। मैं सारी नहीं निकालूंगा, आपको खुद को निकालनी है। चुंबकीय क्षेत्र की विमा क्या आई? M1 L1 T-2 और A-1। अब A नीचे और है तो वो ऊपर आएगा तो A की पावर कितनी हो जाएगी? 0। यही तो है। और इसके साथ मीटर और है तो क्या ये L1 हो जाएगा? ये विमा है किसकी? निर्वात की चुंबकशीलता की। बोलो, क्या बायो-सावर्ट का नियम माध्यम पर निर्भर करता है? क्या बायो-सावर्ट का नियम माध्यम पर निर्भर करता है? करता है। यहां माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? यहां माध्यम 3 प्रकार के होते हैं, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय। इससे अगला चैप्टर अपने सिलेबस में हटा दिए। कितने टाइप के होते हैं माध्यम? 3 टाइप के होते हैं। एक तो प्रतिचुंबकीय, एक लोह चुंबकीय और एक अनुचुंबकीय। म्यू आर, क्या नाम सुना हुआ है? इसे बोलते हैं आपेक्षिक चुंबकशीलता। क्या है? आपेक्षिक चुंबकशीलता। जैसे एप्सिलॉन आर है वैसे ही है। अरे बोलो, अगर मैं बात करता हूं लोह चुंबकीय पदार्थ की तो इनके लिए एप्सिलॉन आर का मान 1 से बहुत बड़ा होता है। अगर मैं बात करता हूं अनुचुंबकीय की तो म्यू आर का मान ग्रेटर देन 1 होता है। और मैं बात करता हूं प्रतिचुंबकीय की तो ये होता है। यहां तो अगर ये चीज रखते हो आप, जैसे याद करना, आगे क्वेश्चन आएगा कि एक परिनालिका है। ये क्या है? एक परिनालिका है। इसके अंदर अगर आप एक लोहे की छड़ रख देते हो तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, क्योंकि लोहे की छड़ क्या है? लोह चुंबकीय पदार्थ है जिसका एप्सिलॉन आर, सॉरी म्यू आर का मान 1 से बड़ा होता है। जल्दी बोलो भूपेंद्र, समझ में आवे? कौन यहाँ?
धीरे बताऊं? ठीक, तो टेंशन ना ले, फ्री माइंड हो गए, पढ़ कुछ नहीं है, फिजिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है, इतना तो समझ में आ गया। अरे बोलो, आपसे पूछेगा बायो सावर्ट का नियम लिखिए, इसे क्या बोलते हैं? निर्वात की चुंबकशीलता, जिसकी विमा मैंने ये लिख दी, जिसका मान ये रहा। हाँ जी बोलो। अच्छा देता, वीडियो बना लूँगा एक बार, वीडियो बना के दे दूँगा ना। ठीक ठीक, अब वीडियो के बीच में आ गई यार, चलो कोई बात नहीं, क्या लिखा दिया रे? सुनना, म्यू नोट का मान कितना होता है? बोलते क्या इसे? निर्वात की चुंबकशीलता, जिसका मान कितना होता है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। इसकी विमा ये होती है। अब यहां से क्वेश्चन पूछता है आपसे कि इसका सदिश रूप लिखो, बायो सावर्ट के नियम का सदिश रूप। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायो सावर्ट के नियम का सदिश रूप। एक मिनट में आप रोक दोगे? सुनो, बायो सावर्ट के नियम का सदिश रूप क्या लिखा आपने? डीबी बराबर म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि होती है? एक सदिश राशि है, तो क्या लिखोगे आप? डीबी वेक्टर, ये म्यू नॉट, ये आई। ठीक है, अब साइन थीटा, इसका मतलब दो सदिशों के बीच कहीं ना कहीं क्या हुआ है? सदिश गुणनफल, डीएल क्रॉस आर कैप बटे 4 पाई आर स्क्वायर। यही है, आर कैप को क्या लिख सकता हूं मैं? वेक्टर बटे वेक्टर का परिमाण। ये मान यहां रख दूं, तो डीबी वेक्टर बराबर क्या आएगा? म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर बटे 4 पाई आर क्यूब। ये बायो सावर्ट के नियम का सदिश रूप आपसे पूछ सकता है। समझ गए कि बायो सावर्ट को नियम? अब देखो छोटे छोटे क्वेश्चन, अगर ये तार है, अगर यहां बिंदु है और यहां बिंदु है, तो बताओ चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? 0 होगा। एक कंडीशन में थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, और दूसरी कंडीशन में थीटा कितना होगा? 180 डिग्री। बोलो बात समझ में आ गई क्या? जैसे न्यूमेरिकल करेंगे अपन, तो ये मान लो ये इस टाइप से है, यहां बिंदु है, तो इस तार की वजह से यहां चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? 0, और इस तार की वजह से यहां चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? 0। ये आधी कुंडली है, इसका चुंबकीय क्षेत्र अलग से निकाल लेंगे। बात समझ में आ रही है? अगर एक तार के यहां और यहां अगर बिंदु है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा? 0 होगा। आगे देखो क्या है, बोलो क्या? नहीं, माध्यम मुद्दे में तो पढ़ा दिया मैंने, माध्यम में छोड़ो आप। कूलाम के नियम तथा बायो सावर्ट के नियम में समानता तथा अंतर, वो सारी बातें बता दी है। बाकी देखो, पहले बात करते हैं समानता की। पहली समानता क्या है कि दोनों ही सदिश राशि दे रहे हैं। एक तो विद्युत बल दे रहा है या फिर चुंबकीय, सॉरी, एक तो विद्युत बल या विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल या विद्युत क्षेत्र, दूसरा क्या दे रहे हैं? चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल। तो दोनों ही कैसी राशि है? सदिश राशि। और सदिश राशियों पे क्या लागू होता है? अध्यारोपण का नियम। बोलो, दोनों ही नियमों में अध्यारोपण का नियम लागू होता है क्या? दोनों में ही 1/r² आ रहा है, तो दोनों ही नियम किसकी पालना करते हैं? व्युत्क्रम वर्ग नियम की, व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करते हैं। बोलो समझ गए क्या? अब अंतर देखो, पहला अंतर तो यह है कि कूलाम का नियम किसी थीटा पर डिपेंड नहीं करता। कूलाम के नियम में थीटा नहीं है, F बराबर K Q1 Q2 बटे r², यही है। जबकि बायो सावर्ट का नियम जो है वो करंट एलिमेंट, धारा अवयव और आर वेक्टर के बीच के कोण पर निर्भर करता है। बात समझ में आ गई? अगली बात बोल सकते हो आप कि विद्युत बल जो है, विद्युत बल जो है वो कैसी प्रकृति का होता है? संरक्षी प्रकृति का है। जबकि चुंबकीय बल कैसा होता है? असंरक्षी प्रकृति का बल है, असंरक्षी प्रकृति का। क्योंकि ये आपके सिलेबस में है नहीं वैसे, ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर ऐसे होती है और अंदर ऐसे होती है, ये बंद लूप का निर्माण करती है।
जबकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप का निर्माण नहीं करती। अगली बात है कि विद्युत क्षेत्र के उत्पन्न होने का कारण एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि आवेश है। बोलो और समझ में आवे के। जबकि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने का कारण है आइडियल वेक्टर, जो एक क्या है, सदिश राशि है। ये हो गई बात। अभी तक आपको ये ध्यान में रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है। चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा लिखनी है कि जब एक कूलाम आवेश को 1 मीटर पर सेकंड से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत भेजते हैं तो उस पर जितना चुंबकीय बल लगता है उसे ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, जिसका मात्रक क्या होता है, टेस्ला। सीजीएस मात्रक क्या है, गाउस, और 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गाउस। वीमा याद होनी चाहिए, ठीक है। फिर बायो सावर्ट का नियम, बायो सावर्ट के नियम में आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी कि डीबी जो है वो समानुपाती होता है करंट के, डीबी जो है वो समानुपाती होता है किसके, डीएल के, डीबी जो है वो समानुपाती होता है किसके, साइन थीटा के, और व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, आर स्क्वायर के। जब सबको एक साथ लिखोगे तो डीबी बराबर क्या बनेगा, म्यू नॉट 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन 4 पाई, ये आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। कैसी राशि है ये, सदिश राशि है। फिर इसको सदिश रूप में लिख सकते हो। अगर इस टाइप से है, यहां और यहां बिंदु है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, 0 होगा। अब इसमें समानता और अंतर आपको खुद को पढ़ने। इसके बाद है बायो सावर्ट के नियम के अनुप्रयोग, यही तो है। ये पहला जो अनुप्रयोग है ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। पहली जो बुक थी उसमें था कि अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण या परिमित लंबाई के, सुनना मेरी बात गौर से, परिमित लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, परिमित लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ये हम आगे सोल्व भी करेंगे, किसके नियम से, एम्पियर के नियम से। जैसे मान लो ये तार है, ठीक है, इससे डी दूरी पर आपको क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। अगर ये कोण φ1 है और ये कोण अगर φ2 है, तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है इस बिंदु पर वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन φ1 प्लस साइन φ2। समझ में आ गई बात। अगर ये अनंत लंबाई का तार है, अनंत लंबाई का होने का मतलब तार की लंबाई की तुलना में अगर ये दूरी कम है, तो क्या मैं बोल दूं φ1 और φ2 दोनों 90 के हो जाएंगे। देखो सोच के देखो, ये तार है, पहले ये बिंदु यहां था, ये कोण है। अब इसकी लंबाई बढ़ाओगे तो बढ़ते बढ़ते ये कोण कितना हो सकता है, 90। इधर वाला कोण भी बढ़ते बढ़ते कितना हो सकता है, 90। अगर ये सब बोल दे, और यही आपको याद रखना है, जब कुछ नहीं बोले तो ये वाला फॉर्मूला साइन φ1 कितना, 90 यानी कि 1, ये भी कितना 1। तो एक तार के कारण इतनी दूरी पर अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए, तो फॉर्मूला होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, कितना 2 पाई डी। बहुत सारे क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूले पे। बात समझ में आ गई। और आगे इसको सोल्व भी करेंगे अपन किसके नियम से, एम्पियर के नियम। चलूं अब आगे, ये अपने सिलेबस में नहीं है अभी, ये न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए मैंने बता दिया। जब भी तार शब्द पूछे कि तार से इतनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालो, तो फॉर्मूला कौन सा होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। बोलो। अब है धारावाही वर्ताकार कुंडली, यही तो है। धारावाही वर्ताकार कुंडली में अपन 2 जगह चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। पहले उसके केंद्र पर, कहां, केंद्र पर, एक कड़ी हो दो, कड़ी है कोई। मान लिया मैंने ये धारावाही वर्ताकार कुंडली है, ठीक है। इसके सेंटर पर आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। कहां निकालना है, सेंटर पे। फिर कहां निकालेंगे, इसके अक्ष पर। अक्ष ये होता है, बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले धारावाही वर्ताकार कुंडली के केंद्र पर, माना एक धारावाही वर्ताकार कुंडली है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर, जिसमें फेरों की संख्या कितनी है, एन। ये सारी चीजें लिखनी है आपको कि माना एक धारावाही वर्ताकार कुंडली है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर, जिसमें फेरों की संख्या कैपिटल एन, ठीक है। इसके केंद्र पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। बायो सावर्ट के अनुसार एक करंट एलिमेंट का चुनाव करते, धारा अवयव का चुनाव करते। अगर मैं इस बिंदु की बात करूं तो क्या यहां पर धारा की दिशा इधर है, बात समझ में, जैसे यहां पहुंचा, इस छोटे से बिंदु पर धारा की दिशा इधर है, यहां वाले बिंदु पर इधर है, बात समझ में आ रही है। तो क्या मैं बोल दूं कि धारा की दिशा भी इधर ही है और करंट एलिमेंट जो आइडियल वेक्टर है उसकी दिशा भी यही होगी। क्या इस आर के और इसके बीच में कोण 90 डिग्री, भी कोण किस किस के बीच में देखते, उस दूरी
यानी कि उसका स्थिति सदिश और करंट एलिमेंट के बीच में, तो यहां कोण कितना है 90 डिग्री का। तो समझ में आवे क्या बोलना रही हूं मैं, दोबारा सुन लो थ्योरम के लिखो कि माना एक धारावाही वर्ताकार कुंडली है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, फेरों की संख्या कैपिटल एन है, इसमें बायो सावर्ट के अनुसार एक धारावाही अल्पांश का चुनाव करते हैं, उस अल्पांश के कारण बायो सावर्ट के नियम से केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, बायो सावर्ट के नियम से क्या लिखूं, dB बराबर म्यू नॉट आई dl साइन 90, और बोलो, और नीचे क्या आएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो dB बराबर क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई और 4 पाई आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन किसका dl का, क्या dl 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 मिलके 2 पाई आर बनाएगा। बाकी आप इसको 0 से 2 पाई आर तक मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो। कहां से कहा, मतलब यहां से शुरू किया मैंने, यहां दूरी 0 और जब घूम के आएगा तो दूरी कितनी हो जाएगी 2 पाई आर, लिमिट भी रख सकते हो। अरे बोलो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा dl, और dl में फिर अपर लिमिट आएगी 2 पाई आर माइनस लोअर लिमिट 0, तो क्या मैं बोल दूं dB जो आएगा वो आपका होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। बोलो समझ में आवेगी पहलवान, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 2r। बोलो, तो B बराबर क्या गया, B सेंटर बराबर क्या आया म्यू नॉट, फेरे भी लिख दो ni अपॉन 2r। बोलो समझ गए क्या। अब ग्राफ देख लो, B और R में ग्राफ क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और B और देखो, अगर आपसे यहां से ग्राफ पूछता है कि इसमें धारा और चुंबकीय क्षेत्र में, धारा और चुंबकीय क्षेत्र में तो ग्राफ क्या होगा समानुपाती का आएगा, और ग्राफ पूछे कि इसमें B और 1/r में, तो फिर ये समानुपाती का ग्राफ होगा। बात समझ में आ रही है। ये तो हो गया पूरी कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र, किसके कारण, पहला न्यूमेरिकल इसी पे नहीं बताऊंगा, करना है खुद को ही, अरे फॉर्मूला मान रखना है। तो देखो कैलकुलेशन करो, जो म्यू नोट को मान कितना रख दिया करो 4 पाई गुणा 10 की घात -7। बुक का न्यूमेरिकल की बात करूं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 5 मिनट को काम है। अब ये तो आपका हो गया पूरी कुंडली के कारण। अगर किसी न्यूमेरिकल में बोले आधी कुंडली के कारण निकालो या फिर कुंडली का 1/4 पार्ट के कारण, तो उसका एक छोटा सा डेरिवेशन और कर रहा हूं मैं। मान लिया मैंने ये वर्ताकार कुंडली का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है, और वो इसके सेंटर पर कोण बना रहा है कितना d फाई, कितना कोण बना रहा है d फाई, ठीक है, और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I और dl। क्या बायो सावर्ट का नियम लगा, ये त्रिज्या r, ये भी त्रिज्या r, बायो सावर्ट का नियम क्या होगा dB बराबर म्यू नॉट आई dl अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, फिर साइन 90 1 हो जाएगा, समझ में आवेगी। अभी को इंटीग्रेशन करांगा तो क्या मैं dl को लिख सकता हूं कोण बराबर क्या होता है चाप बटे त्रिज्या। बोलो, तो यहां से dl का मान कितना आएगा r d फाई, कितना होगा r d फाई। क्या b बराबर इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई dl, dl की जगह r और d फाई बटे 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। बोलो, क्या एक r कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से b सेंटर किसी भी चाप के लिए, किसी भी कुंडली के लिए, चाहे कितना भी पार्ट हो उसका, 1/4 हो, आधा हो या पूरी कुंडली हो, क्या होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू फाई, फाई के सेंटर पे बनने वाला कोण, और इसको रखना किसमें आपको रेडियन में, किसमें रेडियन में, रेडियन में रखोगे तभी तो पाई से पाई कैंसिल होगा। अब बात करो, देखो आधी कुंडली है आपके पास इस टाइप से, तो आधी कुंडली सेंटर पे कितना कोण बनाती है पाई का, तो यहां कितना चिपका देंगे पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। बोलो, अगर एक कुंडली का 1/4 पार्ट है तो ये कितना कोण बनाती है सेंटर पर पाई बाई 2 का, तो यहां कितना रखेंगे ये पाई बाई 2, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 8r। बोलो समझ में आवे, जल्दी पढ़ाऊंगे वो तो सरल धीरे धीरे पढ़ा लो, वो पढ़े हो तेरे चैप्टर, फिर कोई बात नहीं चला। और रिवीजन भी शायद मैं पहली बार कराने लग रही हूँ,
फिर कोई दिक्कत कौन। आज जितो बढ़ाऊं भी तो याद कर ले, निकाल पायलट बना दूं मैं थान। और अब मेरी बात मजाक में ना ले करो, अब फोड़ा ही चालू करूंगा मैं 1 महीने तक, ठीक है। अब यहीं रखूंगा, सबूत भी हो कि मैं कहे हो मैं फोड़ूंगा कल। आगे देखो कि यहां से क्वेश्चन 100% आना है भाई। धारावाही वर्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। सुनना, इस कुंडली को मैं ऐसे दिखा रहा हूं और आज वो सारी बातें बता दूंगा, कोण वाली भी, कि ये ऊपर वाला कोण ही थीटा क्यों होगा। ये कुंडली ऐसे रखी हुई है, मान लिया मैंने एक धारावाही वर्ताकार कुंडली है। चलो एक क्वेश्चन पहले और पूछता हूं मैं, एक कड़ी और है के, एक क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड में आया हुआ है। मान लो इस टाइप से 2 कुंडलियां रखी हुई है, ये इसके अंदर है, दोनों का सेंटर एक ही है, समझ में आवेगी? तो तेरी माता ने गाले होगा नहीं बेटा, चलो कोई बात नहीं, मान ले रहे हो अंदर ही है, दोनों की त्रिज्या बराबर है, फेरा बराबर है और धारा बराबर है, तो क्या मैं बोल दूं दोनों का चुंबकीय क्षेत्र भी बराबर होगा? अरे बोलो, समझ में आवेगी? लेकिन इस कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा? इस वाली का ऊपर की ओर, यहाँ है धारा, मान लो यहाँ प्रवाहित होने लगी तो उंगलियां धारा की दिशा ऊपर है, और आ कुंडली यहाँ है, इनको चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? या तो इन्ना होगा और या फिर इन्ना होगा। क्या दोनों के बीच कोण 90 डिग्री। डायग्राम बनाऊं बोर्ड पर, फिर समझिया। जैसे मान लो एक कुंडली तो ये है, ठीक है, इसके अंदर एक दूसरी कुंडली इस टाइप से रखी हुई है, इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा ऊपर बी और इस वाली का मैग्नेटिक फील्ड होगा इधर बी। क्या दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री? क्या कोसाइन रूल लगाऊंगा, कोज्या नियम, तो बी नेट बराबर क्या होगा? बी स्क्वायर प्लस 2 बी और कोस 90। अरे बोलो, और इसका रूट हो जाएगा, कोस 90 कितना? 0, तो आंसर कितना आया? √2b। बोलो, अब फेरा फारा देते तो वहां वैल्यू रख दो, म्यू नॉट ni/2r, ni/2r, समझ गया? पल्ले पड़ेगी। चलो आगे भाई साहब, कौन सी बात भाई? एक कुंडली यहाँ है, आ कुंडली यहाँ है, तो ये मान ले तू धारा चाहिए, यहाँ मान ले, चाहिए यहाँ मान ले, तो ए उंगलियां जो है ना राइट हैंड की, वह धारा की दिशा में होनी चाहिए, तो चुंबकीय क्षेत्र ऊपर। अब दूसरी कुंडली यहाँ रखेड़ी है, तो एक चुंबकीय क्षेत्र या तो इन्ना होगा और या फिर इन्ना होगा। एक चुंबकीय क्षेत्र इन्ना है, दूसरो इन्ना है, दोनों के बीच में कोण कितो 90 डिग्री, को नियम लगा देगा। अब है धारावाही वर्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। सुनना इधर, मान लिया ये कुंडली है, ठीक है, इसकी त्रिज्या कैपिटल R, इसके केंद्र से x दूरी पर एक बिंदु है P, जहां आपको क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र। कोई दिक्कत? फेरे मान लेते हैं कितने इसमें, फेरे मान लिए मैंने n। अब ये कुंडली ऐसे है, ठीक है, ये वाला बिंदु ये मक्खी से छिट रही है, ये R, ठीक है। अब अपने को कोण किस किस के बीच में चाहिए? यहां dl होगा और एक यहां dl होगा। बात समझ में आ रही है? क्या मैं बोल दूं dl और r के बीच का कोण 90 डिग्री? सोच के देखो, ये कुंडली ऐसे है, मान लो इसमें धारा ऐसे चल रही है, इस बिंदु पर धारा की दिशा होगी ये इधर। आपको देख के ये कोण नहीं है ये, और ये कोण 90 नहीं है। कोण किस किस के बीच में देखते हैं? करंट एलिमेंट, क्या इसका धारा की दिशा ये होगी इस बिंदु पर? क्या वो बिंदु इधर है, ये इधर, और ये बिंदु इधर, क्या कोण हमेशा 90 डिग्री होगा? अरे बोलो, ठीक। अब चुंबकीय क्षेत्र में देखो क्या आया था सदिश रूप में, डीबी वेक्टर बराबर क्या था? I dl क्रॉस r वेक्टर डिवाइड बाई 4 पाई r क्यूब, यही है। क्या इस चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो dl और r के लंबवत होगी? r ये तो पता है, दो सदिशों का जब सदिश गुणनफल करते हैं तो तीसरा सदिश उसके लंबवत होता है। I क्रॉस j क्या होता है? k,
ये k जो है i के भी लंबवत होता है और j के भी, और i प्लस j के भी लंबवत होता है, ये भी ध्यान रखना, ये 11वीं क्लास में थी। क्या मैं बोल दूं ये जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा इन अल्पांशों के कारण इस बिंदु पर, वो चुंबकीय क्षेत्र इस r के लंबवत होगा, और r के लंबवत होने का मतलब इधर होगा, बोलो, और दूसरे के कारण, इसके कारण वो इसके लंबवत होगा, बोलो, वो इधर आएगा। इसको लिख दिया मैंने db1 और ये हो जाएगा आपका db2। आ जाओ आ जाओ, मैं हूं, मैं कौन यास को, चलो आऊं, रुको, मस्त यार की हो गया राज। सुनो, अब इंग रिंग बीच में कौन कितो को 90, ओ मान लियो मैं थीटा डैश कितो, थीटा डैश, ओ भी कितो थीटा डैश। क्या ये कोण 90 डिग्री का है, बोलो, अगर ये 90 का है तो ये कितना बचा 90 माइनस थीटा डैश। अब ये पूरा कोण कितने का है 90 का, समझ में आ गया। ओ अगर 90 माइनस थीटा डैश है तो इन थीटा डैश होना पड़ेगा, कौन समझा, दोबारा समझ लो। ओ पूरा कोण कितने डिग्री को 90 को, ओ थीटा डैश तो बचेड़ो कितो 90 माइनस थीटा डैश। अब ओ पूरा कोण कितो 90 को, तो ओ कितो होगो थीटा डैश, भी आई ओ कितो हो जाएगो थीटा डैश, बोलो। अब ये db1 और db2 को परिमाण बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि dl भी बराबर है और r भी बराबर है, बोलो। तो क्या अपन db1 और db2 को अक्ष के लंबवत तथा अक्ष के अनुदिश घटकों में वियोजित करेंगे। अक्ष के लंबवत घटक कौन सा आएगा db1 cos थीटा डैश, और इधर क्या आएगा db2 cos थीटा डैश। इधर वाले कंपोनेंट क्या होंगे db1 sin थीटा डैश और db2 sin थीटा डैश, बोलो हाँ ना। क्या मैं बोल दूं कि अक्ष के लंबवत घटक db1 cos थीटा डैश और db2 cos थीटा डैश परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत है, इसलिए एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, बोलो। और ये वाले घटक एक ही दिशा में तो जुड़ेंगे। अब देखो अगर मैं एक और व्यास लूंगा तो क्या इस बार भी ये वाले कंपोनेंट कैंसिल होंगे और इधर वाले जुड़ेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें db का ही समाकलन करना पड़ेगा, db का ही इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। दो घटक मत ले लेना, जैसे एक द्विध्रुव है कि निरक्ष पर वहां तो आवेश ही दो थे, एक प्लस आवेश और एक माइनस आवेश, वहां आपने 2 से मल्टीप्लाई किया था, यहां 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। दोबारा बता देता हूं, आइडियल इन दोनों अल्पांशों के कारण यहां जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना है db1 और db2 है। db1 और db2 को अक्ष के लंबवत तथा अक्ष के अनुदिश घटकों में वियोजित करने पर अक्ष के लंबवत घटक db1 cos थीटा डैश और db2 cos थीटा डैश परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, लेकिन अक्ष के अनुदिश घटक क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो यहां मैं लिख रहा हूं b अक्ष क्या होगा, वो इंटीग्रेशन db और sin थीटा डैश, बोलो। क्या db का मान मैं लिख सकता हूं म्यू नोट आई dl साइन 90 आएगा या, अरे बोलो, ये वाला कोण dl और r के बीच का कोण 90 डिग्री है, और नीचे क्या आएगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, बोलो। साइन थीटा डैश की वैल्यू भी लिख रहा हूं मैं साथ में। साइन थीटा डैश देखो इस ट्राइंगल में क्या मैं बोल दूं ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो ये कितना होगा r बटे स्मॉल r, बोलो। ये सारी वैल्यू इसमें चिपकाओ तो b अक्ष क्या होगा म्यू नॉट आई dl को इंटीग्रेशन कर देंगे, ऊपर r आ जाएगा, बोलो, और नीचे 4 पाई r क्यूब हो जाएगा, और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा dl को। फिर भाई बात dl 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 मिलकर कितना बनाओगे 2 पाई r, तो b अक्ष फेरा भी ले लेंगे, अरे फेरा ले लेंगे, टाइम हो रहा है देव बाद में सपना में ली के सीधा बैठ जा, फीलिंग चेक के बटो। क्या मैं लिख दूं म्यू नॉट फेरा कितना n आई, और देखो अठा होगो 2 पाई r मटोड़ी r, और नीचे कट जाएगो 2 बच जाएगो, और ऊपर क्या हो जाएगो r स्क्वायर, बोलो रे, नीचे 2r क्यूब, बोलो आना, बोलो भाई 2 पाई आओगो कट के 2 आ जाओ। अब भाई पाइथागोरस पर मैं लगा दो, और 90 डिग्री को कौन है, तो r बराबर क्या आ जाओ x स्क्वायर प्लस
आर स्क्वायर की पावर 1/2 वो मान हटे पुट दे और आंसर आ गयो बी अक्स बराबर म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बटे 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। बोलो समझ गया कि पहले क्वेश्चन वही बन सके कि एक धारावाही वर्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। किसी को पूछना है दोबारा? पढ़े को तो होगी बात। चालू आगे। अभी में केस है, टाइम बताना रहे। इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे बस, बाकी आज आप डिस्टर्ब ज़्यादा हो गया, कम से कम 10 मिनट खराब हो गए ना, कोई बात नहीं। आगे देखो केस फर्स्ट। पहला क्वेश्चन तो 8वां अगर आप कुंडली के केंद्र पर निकाला तो केंद्र के लिए क्या मैं बोल दूं x बराबर 0 हो जाएगा, समझ गया। तो बी एक्स बराबर कितो म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बटे 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, यही है। अब केंद्र के लिए x बराबर कितना होगा 0, ये वैल्यू यहां पुटेंगे तो बी केंद्र म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बटे 2 और ये हो जाएगा देखो आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये कट जाएगा। बोलो तो क्या बचेगा म्यू नॉट एन आई, नीचे देखो आर क्यूब है तो 2r हो जाएगा। ये फर्स्ट केस समाप्त हो गया। यहां से एक बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि सिद्ध कीजिए, क्या क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि छोटा लूप एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है या फिर एक छोटा लूप जो है वो छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करता है। समझ में आएगी बात? छोटा लूप है इसका मतलब x क्या होगा, बहुत बड़ा होगा r से। देखो आपने एक डाइपोल लिखा था, विद्युत द्विध्रुव लिखा था फर्स्ट चैप्टर में, इसके सेंटर से x दूरी पर, कहां x दूरी, वहां डेरिवेशन में अपने r लिया था। क्या बोल दूं कि अक्ष पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 2kp/x³, यही है। ऐसा कैसा मैग्नेटिक डाइपोल होता है, चुंबकीय द्विध्रुव होता है, इसके केंद्र से यहां x दूरी पर अगर चुंबकीय क्षेत्र लिखना है तो वो का वो आंसर है 2, ऐसा कैसा रहने दो, k की जगह कौन ले लेगा म्यू नॉट अपॉन 4π, ये है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तो उसकी जगह आ जाएगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और ये x³ बोलो। अब किसी लूप के लिए अगर आपको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण डिफाइन करना है m तो वो होता है NIA, क्या है NIA, और ये एक ऐसी राशि है, एक सदिश राशि है जिसकी दिशा क्या होती है क्षेत्रफल सदिश की दिशा में। किधर होती है क्षेत्रफल सदिश की दिशा में। समझ में आ गई बात? 18 की है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की है, 18 की है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इंग मान के वे NIA और इंग दिशा के वे हाँ क्या बोला है क्षेत्रफल सदिश की दिशा में, तो क्षेत्रफल है नाम तो ढंग से ले ले जानवर। हाँ हाँ ठीक है, मैंने आप बात बोल नहीं रहे। देखो हाँ चुप चुप हो जाओ बस सारा। इन्हें देखो, हम जानते हैं, क्या करते हैं हम जानते हैं, बहुत ही जानो थे काला पेपर में पेरो पड़ गया मैंने कितों जानो, बी एक्स बराबर म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही है। अगर लूप छोटा है तो क्या मैं बोल दूं x ग्रेटर देन r, और अगर ऐसा है तो एक बहुत बड़ी राशि के स्क्वायर में एक बहुत छोटी राशि का स्क्वायर जोड़ते हैं तो लगभग एक बहुत बड़ी राशि का स्क्वायर ही बचता है। रखो तो बी अक्स, हाँ भाई लगाई को नहीं के, हाँ देख लगा रखी है, ठीक है। अब ओ म्यू नॉट ओ एन आई ओ आर स्क्वायर, और नीचे देख के बच गयो, नीचे बच गयो 2x स्क्वायर और 12 3/2 तो x³, कौन समझा? बाया हाँ सही है। तुम न्यू बैठे थे रात जो हमारी है सुनीता
ठीक है तुम्हारे कुछ नहीं खोला रहे हो मेरे क्लास में, को नहीं मानी को नहीं बेरो हैं सुबह को इन्हें अब देखे तुम्हारे है ना। हाँ ए ध्यान ही कौन दे बनते ने चलने दे, ठीक है प्रोग्राम चल रहा है बढ़िया है। हाँ सही पढ़ाड़ बढ़िया लग रहा है पर समझ में की नहीं आने लग रही है। हाँ तू थूक सही बिलोन लग रही है, ध्यान दे लो फिर कुटूंगा मैं बाद में, यही कुट ले सके तुम्हारे तो चल है प्रोग्राम आजकल। और समझ गया। अब ऊपर नीचे ने 2 पाई गुणा कर दो, क्या हूं 2 पाई हूं तो देखो बी अक्स ओ बन गयो 2 ओ म्यू नॉट ओ एन आई 2 पाई करना है तो पाई लिख दो आर कैसा गया बोलो, और नीचे ओ 2 और 2 पाई कितो 4 पाई ओ कितो, क्या मैं बोल दूं पाई इंटू आर स्क्वायर उस लूप का एरिया, अरे बोलो उस लूप का क्षेत्रफल। कौन समझ में आई बात, ठीक कौन आई नहीं बी अक्स के बी अक्स ओ जगह देख 2 म्यू नॉट और एन आई ए एम और नीचे 4 पाई एक्स क्यूब इति सिद्धम। बोलो यहां से सिद्ध होता है कि एक छोटा लूप जो है वो एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, चलो आगे हैं चलो, हाँ चलो केस बच रहे है, हाँ एक केस और है। अगर दूरी हो अर्ध त्रिज्या के बराबर, दूरी हो अर्ध त्रिज्या के बराबर, क्या मैं बोल दूं x प्लस माइनस आर बाई 2 यही है, तो बी आर बाई 2 कितनू आर बाई 2 ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट एन आई आर स्क्वेयर बटे 2 एक्स की जगह कितो आर बाई 2 आर स्क्वेयर बटे 4 प्लस आर स्क्वेयर। कहीं तो समझ दोबारा हो रही है क्यों मानसू है नहीं हो रही है नहीं, तो भाई जी धीरे धीरे पढ़ाऊं कि जो मान न्यू एक्स गो मान जब है कितो आर बाई 2, अब x की जगह आर बाई 2 रख दो, ओ थाने बेर होगो के आर बाई 2 को स्क्वायर करा आर स्क्वायर बटा 4 हो जाए। यह कौन पढ़े मेरे पढ़ा दियो पहले एक बार, और रिवीजन है कि है वो अंग्रेजी नोट्स बनवा रखे ही चैप्टर का भाई साहब। हाँ फिर ठीक है, कभी मैं पहली बार कराने लग रही है और ध्यान को नहीं चल है। कौन सा चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है चौथा को कोई नाम भी हो है, हाँ बस हो गयो क्या नाम है बस के पढ़ डालियो फिर क्या नाम है संगीता, हाँ बस ठीक है। कोई बड़ो काम कौन करियो कभी खुश हो ओह आज तो खरीद दियो काम ने, कोई बड़ी बात को नहीं है जोड़ लाइन। अरे बोलो म्यू नॉट एन आई, अब बायो रंग तो कैलकुलेशन में फंस जाएगा मैंने बेरो है इन इन जोड़ा जो कितो जगो 5 आर स्क्वायर बटे 4 की पावर 3 बटे 2। देखो आर स्क्वायर ने 12 निकला तो आर क्यूब 12 निकलेगो और कट जाएगो आर क्यूब 12 जाएगो। अरे बोलो ऊपर की है आर स्क्वायर नीचे आर क्यूब तो नीचे आर बच जाएगो, तो क्या मैं लिखूं बी आर बाई 2 जो है वो है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर। बोलो एक प्रोग्राम और रह रहे हैं 5 बटे 4 की पावर 1.5, अब 5 बटे 4 की पावर 1.5 जिन्नू ना आवे ने तो एक तो पूरी पावर लगा दो, आ तो पूरी पावर होगी, अरे गुणाम कर दो कितनी पावर, गुणाम कितनी कर दो आधी पावर। अरे बोलो तो 5 5 और रूट 5 और नीचे 4 और 2 8। बोलो समझ गया कि अरे बोलो तो क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं कि बी आर बाई 2 कितो बी आर बाई 2 म्यू नॉट एन आई बटे 2 आर और ऊपर 8 ऊपर जाओ देखो और नीचे 5 रूट 5। बोलो यही होगोगे। क्या ये सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड है उस कुंडली के केंद्र पर, तो क्या होगा बी आर बाई 2 बराबर 8 बटे 5 रूट 5 और बी के अंदर। बोलो जब घरे बैठ के सोल्व करोगा ना तो आओगो कितो वो आओगो 0.716 बी सेंटर। बताओ केंद्र पर ज्यादा हुआ है अक्ष पर, केंद्र पर ज्यादा हुआ है। अरे बोलो r बाई 2 दूरी पर केंद्र का लगभग 71% है ये
कौन मेरो है नहीं। अरे जिया जिया केंद्र दूर जाओगे ना बिया बिया चुंबकीय क्षेत्र को मान के वह घट तो जावे। अब क्वेश्चन सुन लो दोबारा। पहले तो पूछा गो अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र याद करो। दूसरा क्वेश्चन पूछा गो सिद्ध कीजिए कि एक छोटा लूप चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि x बराबर r/2 हो तो सिद्ध कीजिए कि इतना चुंबकीय क्षेत्र होता है। चौथी चीज है इसमें ग्राफ। क्या है? ग्राफ। क्या बोल दूं? सेंटर पे सबसे ज्यादा, फिर ये दूरी मान ली मैंने कितनी है, x बराबर -r/2। अरे वो जीरो है तो एक का नहीं माइनस में आओ और एक का नहीं प्लस में। ये x बराबर +r/2 बोलो। ये ग्राफ यहां ऐसे होता है, ठीक है। इसके बाद ये ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है। क्या मैं बोल दूं? इन दोनों पॉइंटों को P1 और P2 को क्या बोलते हैं? नति परिवर्तन बिंदु। क्या बोलेंगे? नति परिवर्तन बिंदु। क्यों बोलते हैं वो देखना। पहले इस सेंटर का पहले इस ग्राफ का सेंटर जो है वो इधर है और इस पॉइंट के बाद इस ग्राफ का सेंटर उधर है। क्या मैं बोल दूं? इस पॉइंट पे इस ग्राफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर बदल रहा है, वक्रता केंद्र बदल रहा है या वक्रता बदल रही है। ऐसा का ऐसा इधर है। तो जिन बिंदुओं पर ग्राफ की वक्रता चेंज होती है उसे नति परिवर्तन बिंदु बोलते हैं। क्या मैं बोल दूं? ये नति परिवर्तन बिंदु r/2 और ये भी कितना है? r/2। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होती है? r। एक सिंगल कुंडली में नति परिवर्तन बिंदुओं के बीच की दूरी होती है r। और एक वर्ड आता है हेल्महोल्ट्ज कुंडली, जो इस साल अपने सिलेबस में नहीं है। हेल्महोल्ट्ज कुंडली, उसमें क्या होता है देखना। उसमें दो कुंडलियां रखी होती है ऐसे, सब कुछ समान होता है, त्रिज्या भी समान होती है, धारा भी समान होती है, नंबर ऑफ टर्न भी समान होते हैं और दोनों के बीच की दूरी किसी एक की त्रिज्या के बराबर होती है। इसका यूज क्या होता है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र, इसके बीच में एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और हेल्महोल्ट्ज कुंडली में नति परिवर्तन बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 2r। बात समझ में आ गई? ये आपकी कुंडली समाप्त हो गई। आगे टॉपिक क्या है? हाँ, इसमें एक बढ़िया क्वेश्चन और लिखवाया हो मेरा कि एक r त्रिज्या वाली धारावाही वर्ताकार कुंडली के अक्ष पर कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र उसके केंद्र का 27वां भाग होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना आप खुद ही या मैं करवाऊं? कर ले। परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ये पढ़ेंगे कल, इतना पढ़ लेना आज।